नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। पिछले अध्याय में आपने बीएनएसएस की धारा 20 तक के प्रश्नों को देखा है। इस बार हम धारा 21 से प्रश्नों को लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 21 के अंतर्गत यह स्पष्ट कीजिए कि विभिन्न अपराधों का विचारण किन न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 21 यह निर्धारित करती है कि विभिन्न अपराधों का विचारण किन न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में न्यायालयों की अधिकारिता को स्पष्ट करना है। भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराधों का विचारण। भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 के अधीन अपराधों का विचारण निम्न न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है: उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय जिनके द्वारा ऐसे अपराध का विचारण प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए विशेष प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71 के अंतर्गत आने वाले अपराधों का विचारण यथासंभव ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीन अधिकारी महिला हो। इसका उद्देश्य पीड़ित महिला को न्यायिक प्रक्रिया में अधिक संवेदनशील और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। यदि किसी अन्य विधि में किसी अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय का उल्लेख किया गया है तो उसका विचारण उसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि ऐसी विधि में किसी न्यायालय का उल्लेख नहीं है तो उसका विचारण उच्च न्यायालय या ऐसा अन्य न्यायालय जिसके द्वारा उस अपराध का विचारण प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट हो द्वारा किया जाएगा। यह व्यवस्था मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 26 के समान है। इस प्रकार धारा 21 यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न प्रकार के अपराधों का विचारण किन न्यायालयों द्वारा किया जाएगा तथा विशेष परिस्थितियों में महिला पीठासीन अधिकारी वाले न्यायालय द्वारा विचारण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और संवेदनशील बन सके। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 22 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए जा सकने वाले दंडादेशों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 22 उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए जाने वाले दंडादेशों से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली में इन न्यायालयों के दंडादेश देने की शक्ति को स्पष्ट करती है। उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। इसका अर्थ है कि कानून द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के दंड जैसे कारावास, जुर्माना या अन्य दंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए जा सकते हैं। सेशन न्यायाधीश की शक्ति। सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। इनमें गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड देने की शक्ति भी शामिल है। मृत्यु दंड के संबंध में प्रावधान। यदि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश किसी आरोपी को मृत्यु दंड देता है तो वह दंडादेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट न कर दिया जाए। यह प्रावधान न्यायिक त्रुटि की संभावनाओं को कम करने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। यह व्यवस्था मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 28 के समान है। इस प्रकार धारा 22 उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायाधीश की दंडादेश देने की शक्तियों को स्पष्ट करती है और मृत्यु दंड के मामलों में उच्च न्यायालय की अभिपुष्टि को अनिवार्य बनाकर न्यायिक प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 23 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तथा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जा सकने वाले दंडादेशों की सीमा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 23 मजिस्ट्रेट
न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले दंडादेशों की सीमा निर्धारित करती है। इसका उद्देश्य न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट करना और अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड देने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, परंतु मृत्युदंड, आजीवन कारावास तथा 7 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास देने का अधिकार उसे नहीं है। 3 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। और सामुदायिक सेवा दंड। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट निम्न दंडादेश दे सकता है: 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। सामुदायिक सेवा का दंड भी दे सकता है। सामुदायिक सेवा का अर्थ सामुदायिक सेवा से अभिप्राय ऐसे कार्य से है जिसे न्यायालय दोषसिद्ध व्यक्ति को समुदाय के लाभ के लिए करने का आदेश दे, जिसके लिए उस व्यक्ति को कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होगा। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 29 के समान है। इस प्रकार धारा 23 विभिन्न स्तरों के मजिस्ट्रेट न्यायालयों के दंडादेश देने की सीमा को निर्धारित करती है और साथ ही सामुदायिक सेवा जैसे वैकल्पिक दंड को भी शामिल करती है, जिससे न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी और सुधारात्मक बन सके। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 24 के अंतर्गत जुर्माना न देने की स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाने वाले कारावास के दंडादेश के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 24 उस स्थिति से संबंधित है जब किसी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को कारावास का दंडादेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। कारावास का दंडादेश। यदि दोषसिद्ध व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो मजिस्ट्रेट का न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है। कारावास की सीमा। इस प्रकार दिए जाने वाले कारावास की अवधि पर निम्न सीमाएं लागू होती है। यह अवधि धारा 20 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की अधिकतम दंडादेश शक्ति से अधिक नहीं हो सकती। यदि अपराध के लिए पहले से ही मुख्य दंड के रूप में कारावास दिया गया है तो जुर्माना न देने पर दिया गया कारावास उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक नहीं होगा, जिसे मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए अन्यथा अधिरोपित कर सकता है। अतिरिक्त कारावास। इस धारा के अंतर्गत दिया गया कारावास मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है, अर्थात यह कारावास धारा 23 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि से अलग माना जाएगा। इस प्रकार यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 30 के समान है। इस प्रकार धारा 24 यह सुनिश्चित करती है कि यदि दोषसिद्ध व्यक्ति न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट उसे अतिरिक्त कारावास का दंडादेश दे सकता है, जिससे न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 25 के अंतर्गत एक ही विचारण में अनेक अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने पर दंडादेश देने के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 25 उस स्थिति से संबंधित है जब किसी व्यक्ति को एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है। यह धारा ऐसे मामलों में दंडादेश देने की प्रक्रिया और उसकी सीमाओं को निर्धारित करती है। विभिन्न अपराधों के लिए दंडादेश। जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध होता है तो न्यायालय 2023 की धारा 9 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए उन अपराधों के लिए विधि द्वारा निर्धारित दंडों से उपयुक्त दंडादेश दे सकता है। न्यायालय अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दे सकता है कि दंड साथ साथ भोगे जाए या क्रमवर्ती रूप से भोगे जाए।
क्रमवर्ती दंडादेश की स्थिति में यदि दंडादेश क्रमवर्ती रूप से भोगे जाने का आदेश दिया जाता है तो केवल इस कारण से कि कुल दंड उस दंड से अधिक हो गया है जो न्यायालय एक अपराध के लिए दे सकता है, आरोपी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष भेजना आवश्यक नहीं होगा। दंड की अधिकतम सीमा। क्रमवर्ती दंडादेश की स्थिति में निम्न सीमाएं लागू होती है। किसी भी स्थिति में कुल कारावास 20 वर्ष से अधिक नहीं होगा। कुल संकलित दंड उस दंड की दोगुनी अवधि से अधिक नहीं होगा जिसे न्यायालय एक अपराध के लिए देने में सक्षम है। अपील के प्रयोजन के लिए। अपील के उद्देश्य से इस धारा के अंतर्गत दिए गए क्रमवर्ती दंडादेशों का कुल योग एक ही दंडादेश माना जाएगा। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 31 के समान है। इस प्रकार धारा 25 यह व्यवस्था करती है कि एक ही विचारण में अनेक अपराधों के लिए दोष सिद्धि होने पर न्यायालय उपयुक्त दंडादेश दे सके तथा दंड की सीमा और अपील की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित रहे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया संतुलित और प्रभावी बनी रहे। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 26 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान करने के ढंग के संबंध में क्या प्रावधान किए गए, स्पष्ट कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 26 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस संहिता के अधीन विभिन्न अधिकारियों या पदाधिकारियों को शक्तियां किस प्रकार प्रदान की जाएंगी। शक्तियां प्रदान करने का अधिकार। इस संहिता के अंतर्गत शक्तियां प्रदान करने का अधिकार हाई कोर्ट ऑफ इंडिया या राज्य सरकार को होता है। ये शक्तियां आदेश के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। शक्तियां प्रदान करने के तरीके। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार निम्न प्रकार से शक्तियां प्रदान कर सकती है। 1. विशेष रूप से नाम लेकर किसी व्यक्ति को। 2. उसके पद के आधार पर। 3. किसी पदाधिकारी के वर्ग को उनके पदीय अधिधान के आधार पर, अर्थात शक्तियां व्यक्तिगत रूप से भी दी जा सकती हैं और किसी पद या पदाधिकारियों के समूह को भी दी जा सकती है। आदेश के प्रभावी होने का समय। शक्तियां प्रदान करने वाला आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन वह आदेश संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 32 के समान है। इस प्रकार धारा 26 यह सुनिश्चित करती है कि संहिता के अंतर्गत शक्तियों का वितरण स्पष्ट और विधि सम्मत तरीके से हो तथा संबंधित अधिकारियों को समय पर उनके अधिकारों की सूचना मिल सके। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 27 के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों की शक्तियों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 27 में उन परिस्थितियों का प्रावधान किया गया है जब किसी सरकारी अधिकारी को इस संहिता के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई और बाद में उसे उसी प्रकार के या उच्चतर पद पर नियुक्त किया जाए। शक्तियों का निरंतर प्रयोग। यदि सरकार की सेवा में पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अंतर्गत किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं और बाद में उसे उसी प्रकार के या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन उसी प्रकार के स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है, तो वह अधिकारी उसी क्षेत्र में पहले प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा। यह तभी तक लागू रहेगा जब तक उच्च न्यायालय या राज्य सरकार इसके विपरीत कोई निर्देश न दे। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रशासनिक परिवर्तन या स्थानांतरण के कारण न्यायिक या कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग में बाधा न आए और कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 33 के समान है। अतः धारा 27 यह सुनिश्चित करती है कि किसी अधिकारी को पहले से प्रदान की गई शक्तियां उसके समान या उच्चतर पद पर नियुक्त होने पर स्वतः जारी रहें, जिससे प्रशासनिक निरंतरता और प्रभावशीलता बनी रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 28 के अंतर्गत
शक्तियों को वापस लेने के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 28 उन परिस्थितियों का प्रावधान करती है जिनमें इस संहिता के अधीन किसी अधिकारी या व्यक्ति को प्रदान की गई शक्तियों को वापस लिया जा सकता है। शक्तियां वापस लेने का अधिकार। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वे अपने द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा इस संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सभी या कुछ शक्तियों को वापस ले सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई शक्तियां। यदि किसी व्यक्ति को शक्तियां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई हैं, तो उन्हें उसी संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस दिया जा सकता है जिसने वे शक्तियां प्रदान की हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए या प्रशासनिक कारणों से आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी उन्हें किसी भी समय वापस ले सके। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 34 के समान है। अतः धारा 28 यह सुनिश्चित करती है कि संहिता के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों पर सक्षम प्राधिकारियों का नियंत्रण बना रहे तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वापस लिया जा सके। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 29 के अंतर्गत न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने के संबंध में क्या प्रावधान, स्पष्ट कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 29 यह व्यवस्था करती है कि यदि किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति या अन्य कारण से पद परिवर्तन हो जाए तो उसकी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा, जिससे न्यायिक कार्यों में निरंतरता बनी रहे। पद उत्तरवर्ती द्वारा शक्तियों का प्रयोग इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा। न्यायाधीश के पद उत्तरवर्ती के संबंध में शंका। यदि यह संदेह उत्पन्न हो कि किसी न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है तो सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता या उसके अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए पद उत्तरवर्ती माना जाएगा। मजिस्ट्रेट के पद उत्तरवर्ती के संबंध में शंका। यदि यह शंका हो कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेंगे कि कौन सा मजिस्ट्रेट उस पद उत्तरवर्ती के रूप में माना जाएगा। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक कार्रवाई रुके नहीं, प्रशासनिक परिवर्तन के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता बनी रहे। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 35 के समान है। अतः धारा 29 न्यायिक प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करती है और यह स्पष्ट करती है कि किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के पद परिवर्तन के बाद भी उसकी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा।